जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन विद्यार्थियों का नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। अब जो रिजल्ट आया हुआ है, जिसका कट ऑफ काफी हाई गया, जो मैंने कट ऑफ बताया था उससे भी काफी हायर गया। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि पदों की संख्या बढ़ेगी और इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, परंतु जैसा भी हुआ, ओवरऑल उस विषय वस्तु को लेकर के कोई सफाई नहीं देना चाहेंगे। कट ऑफ हाई गया और पिछले बार भी काफी हायर गया था, इस बार भी हायर गया कंपैरेटिवली। हालांकि पिछले बार से कम हाई गया, अगर आप गौर से देखें तो। उसका आधार ये है कि पिछली बार तो ज्यादा पोस्टें थी, तब 80 गया था जनरल मेल का कट ऑफ। इस बार तो 110 यानी कि कम पोस्टें थी। उस लिहाज से देखा जाए तो 80 से तो काफी ऊपर जाना चाहिए था, परंतु 80 ही गया। इसका मतलब ये है कि पिछली बार ज्यादा पोस्टों के बावजूद भी 80 गया और इस बार कम पोस्टों के बावजूद भी 80 गया। इसका प्रमुख आधार क्या है? इसका आधार ये है कि पेपर इस बार का टफ था। शुरुआत में आपको देखने में लग रहा था कि हाँ, काफी आसान पेपर है, ये आराम से अपने 80-85 के आसपास में हो जाएगा। परंतु जिस प्रकार से आंसर की आई, उसके बाद में जो फाइनल की आंसर आई, उसमें काफी चेंजेस देखने को मिले। खासकर 6 क्वेश्चंस को देखने के लिए मिले और कहीं ना कहीं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। अब आगे क्या, भविष्य को लेकर क्या, आप हेडिंग सामने देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। इस विषय वस्तु को लेकर के ही बना रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को 2025 में देना है उनके लिए, जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी। ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि साहब जी, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? पहला पॉइंट, इस बार जिन जिनका नहीं हुआ उनसे मैं ये कह रहा हूँ। और अगली बार आप ही का सिलेक्शन होगा, और वो भी ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन हो, यानी एक बार में अंतिम रूप से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू में भी आपको काफी अच्छे नंबर मिले और काफी अच्छा पद मिल जाए, या मन चाहा पद मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है। ठीक। और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लें। क्या बातें हैं, क्या बुक लिस्ट वगैरह है, क्या चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ गया वो आपके सामने है। जनरल मेल 80, फीमेल 80, एससी 148, एसटी। क्लियर है? ये देख पा रहे हैं? तो ये कट ऑफ काफी ज्यादा है, फर्स्ट एड साइड देखने में नजर आता है। डेफिनेटली आपने इसमें काफी मेहनत की होगी। आप में से कई विद्यार्थियों ने 70, 72, 75 के आसपास में या 79 तक अंक लाए होंगे। उसके बावजूद भी उनके लिए 80 चला गया कट ऑफ। एक दो क्वेश्चन से आगे पीछे रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो इस समस्या पर विचार कर लीजिए, क्योंकि जब आप समस्या को जान जाएंगे तो अगली बार उसको दूर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ना हो। यदि कट ऑफ 80 जा रहा है तो आपका स्कोर होना चाहिए 85। कट ऑफ 85 जाने की संभावना, तो आपका स्कोर होना चाहिए 90। बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटजी। और क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। वो बिल्कुल एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक। मेरा मानना यह है कि कट ऑफ ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। आप इससे ज्यादा स्कोर कर सकते थे, बशर्ते कुछ चीजों पर आप सुधार करते और कुछ चीजों पर एक विधिवत आपको गाइडेंस मिलता। कहीं ना कहीं नहीं हुआ तो हम ये मान के चले कि हमारी हमारी यानी आपकी और मेरी, सभी की मेहनत में कुछ ना कुछ कमी है। दुनिया में अपन दोष नहीं ढूंढेंगे, दुनिया की आलोचना नहीं करेंगे, हम अपने आप में सुधार करेंगे। पहला प्रयास तो अपना ये होता है। ठीक है। आगे बताता हूँ स्ट्रेटेजी। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 80 स्कोर बनाना बहुत मामूली सी चीज है। पर कुछ डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, जानना चाहिए। पहली चीज तो ये डिलीट वाले 3 क्वेश्चन अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। ये क्वेश्चन ये डिलीट हो गया हिंदी में, इसका पूरा का पूरा सही होने के बावजूद ये डिलीट हो गया। हालांकि इंग्लिश वर्जन में गलत दिया हुआ था, परंतु एक लाइन होती है पेपर में लिखी होती है कि हिंदी और इंग्लिश में त्रुटि होने पर कौन सा वर्जन मान्य होगा। तो पहला पॉइंट तो वो निकल के आ गया। शायद अगली बार तो लाइन हटा दी जाए, हटा दी जानी चाहिए। एक क्वेश्चन ये था, ये वाला अपने आप में टिपिकल हो गया। बिम्ब जनजाति, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं, और उस पर डिस्प्यूट हुआ अंततः, और आपत्तियां लगने ही थी, क्योंकि बिम्ब जनजाति पाई जाती, ये बात सही है। बी और सी आंसर मानना, एक ये चीज थी। ऐसे 3 आंसर थे, तो जिनका स्कोर कम था, मान लीजिए कि किसी का स्कोर 73, 74, 75 के आसपास था, 75 मान लेते अपन। ठीक है।
ये 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, जबकि अगर उनके सही होंगे या इनमें से 1 या 2 सही होंगे, उनको नंबर मिलता है। एक तो वो वजह हो गई। प्लस सभी को नंबर मिल गया, प्लस इसमें भी बी और सी वालों को नंबर मिल गया। ठीक है? तो क्वेश्चंस ऐसे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही हुआ नंबर मिलना या गलत हुआ नंबर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हाँ, क्वेश्चन ऐसे थे और जिनके कारण कहीं न कहीं स्थिति बन गई, ठीक? और केवल ये क्वेश्चन नहीं है कि आप ये 6 क्वेश्चन देख रहे हो, 3 यहाँ, 3 यहाँ। इसके अलावा जो बात है, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें तो सभी के साथ में हुआ। ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे बड़ा मुद्दा, इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो समझिए। जिन भी विद्यार्थियों ने अच्छी मेहनत की थी और किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के कारण नहीं हो पाए। मेहनत उन्होंने की थी अपने लेवल पर, अच्छी-भली की थी। और 2, 4, 5 क्वेश्चन के कारण, 10 क्वेश्चनों के कारण नहीं हो पाया। उनको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा कि उनसे गलती कहाँ पर हुई है। पहली बात तो खुद के स्तर पर, दूसरा गाइडेंस के स्तर पर, तीसरा कोचिंग के स्तर पर कहाँ पर गलती हुई, मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन नर्मदा नदी का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ पर मिलता है? ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर था। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये समझिए इस बात को। और ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन थे, जो कि अति कठिन नहीं कहे जा सकते हैं। सही क्वेश्चन थे, ईज़ी ही क्वेश्चन थे, अगर आपने उस चीज़ को सोर्स वगैरह को पढ़ा होता तो। सोच कर देखिए कि अगर 5 क्वेश्चन अपने गलत हो गए या 5 क्वेश्चन के कारण अपना नहीं हुआ, 80 कट ऑफ गया, 75 अपना है। ऐसे 15 क्वेश्चन मैं आपको गिनवा दूँगा। उन 15 क्वेश्चन्स में आपने अपनी सिली मिस्टेक रोक ली होती, उन सेक्शंस को पहले से प्रिपेयर करके रखा होता, तो ऐसी स्थिति ना बनती। 75 और 15 आपके 90 होते, 85 होते, 84 होते, 80 प्लस तो होते ही होते। ठीक? तो एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर यह थी। ठीक है? तो गलती कहीं न कहीं सिली मिस्टेक हुई है, कन्फ्यूज़न हो गया, वो चीज़ ना हो। ठीक है? कोई बहुत हायर कट ऑफ नहीं है, सच बात तो ये है। अच्छी मेहनत करोगे, अगली बार इससे ज़्यादा नंबर ले आओगे, मैं बहुत साफ-सुथरे शब्दों में बता दूँ। मैं हमेशा समझाता हूँ विद्यार्थियों को, पेपर कठिन या सरल जैसी स्थिति नहीं होती है, ये अपने-अपने सापेक्ष होता है, व्यक्तियों के सापेक्ष होता है। जो सोर्स आप पढ़ के गए, जो कंटेंट आप पढ़ के गए, उसमें से पेपर आ गया और ऐसा कंटेंट पढ़ना ही चाहिए कि जिसमें से पेपर आए। हालाँकि बाज़ारवाद में विद्यार्थी पता नहीं क्या-क्या नहीं पढ़ते रहते हैं, परंतु जो पढ़ के गए आप, यदि उसमें से ही पेपर आया, उस विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर कभी भी आसान लगेगा और वो आराम से नंबर खींच लेगा। जबकि दूसरा में विद्यार्थी जिसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, मेहनत दोनों ने की है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, परंतु जिन सोर्सेज़ से उसने पढ़ा, वो समझ ही नहीं पाया कि कहाँ से पेपर आता है। उसने पढ़ा परंतु पेपर वहाँ से नहीं आया, तो उसी व्यक्ति को पेपर कठिन लगेगा। ये बंदा नंबर 1 जो पढ़ा उसमें से ही पेपर आ गया, आसान लगा। ये बंदा जो पढ़ा उसमें से नहीं आया पेपर या मैक्सिमम पेपर उसमें से नहीं आया, उसको कठिन लगने वाला है। तो ये आधार होता है, ये सापेक्षता होती है कहीं न कहीं, या सापेक्षवाद का सिद्धांत होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई पेपर कठिन या सरल नहीं होता है। यदि आप सिनेरियो को समझ जाएँ, सही गाइडेंस में रहें, अच्छा कंटेंट पढ़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे गाइडेंस में रहें, यानी हम लोगों के जैसे व्यक्तियों के गाइडेंस में रहें, क्लास में रहें, तो डेफ़िनिटली आपका पेपर अच्छा जाएगा और इसके साथ में आप मेहनत करें तो, ठीक है? क्योंकि आप अगर इससे ही मैच कर लो, एक आधार और बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन पेपर या पेपर देने के पहले जो कंटेंट पढ़ा, पेपर देने के पश्चात में जब आपने अपने पेपर के उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर अपने उसी कंटेंट में ढूँढे और आपको नहीं मिले, यानी पेपर जो आप दे आए हो, जो क्वेश्चन आपके सामने है, गुज़र चुका है, उसका ही आप ढूँढ रहे हो, उसी में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या मतलब है उस कंटेंट को पढ़ने का? इस पर मूल्यांकन कर लीजिएगा, ठीक है? कुछ कंटेंट अभी मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें की एक डिसाइडिंग भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 2 सोयाबीन उत्पादन वाला। क्वेश्चन नंबर 3 गेहूँ का कौन-सा स्थान है? ये अपने आप में घुमावदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 वैधानिक तरलता अनुपात 2007 में कैसा क्या संशोधन करंट के साथ में जोड़ करके पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5th 2017-18 में मध्य प्रदेश कितना क्या प्रतिशत मंडवरा। 7वां आपका ये क्वेश्चन गोलकनाथ बनाम, है ना? और चंपाकंज दोरई, कन्फ्यूज़ हो गए बच्चे। 7 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, सामने देखें आप, 12 क्वेश्चन ये हो गए। इनमें से कुछ आपके सही होंगे, मना नहीं कर रहे आपको, ठीक है? लेकिन कुछ गलत होंगे और ये तो कुछ ही मैंने एग्ज़ाम्पल उठाए।
कई और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अनेक विद्यार्थी गलत करके आए, उसके बावजूद उनका 75 70 प्लस स्कोर रहा है। ठीक है, किसी ने कोई सही कर दिया, किसी ने कोई गलत कर दिया, जबकि ये सब क्वेश्चन सही होने चाहिए थे कि आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। हालांकि सिलेबस में आपको एमपी स्पोर्ट्स सेक्शन मेंशन नहीं था और क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं करंट को बेस करके वहां पर आया। आगे के लिए ये पॉइंट भी थोड़ी सा ध्यान रखना कि सिलेबस में स्पोर्ट्स नहीं है, उसके बावजूद स्पोर्ट्स में से करंट अफेयर्स आया है और पीएससी का हमेशा से ये स्वरूप रहा है, इस बात को ध्यान रखना। और कभी भी पिछले वर्ष के आधार पर या पिछले एक वर्ष के आधार पर आप कभी अपनी रणनीति ना बनाएं, वरना बहुत दिक्कत में आएंगे। कि पिछले बार फॉर एग्जाम्पल बोले नहीं स्पोर्ट्स में से करंट अफेयर आया था, अगली बार अपन बहुत सारा स्पोर्ट्स पढ़ के गए, आया ही नहीं उसमें से, एक आध क्वेश्चन आया। बोले पिछली बार स्पोर्ट्स में क्रिकेट को लेकर के बहुत क्वेश्चन आ गए, 8-10 क्वेश्चन, अगली बार अपन क्रिकेट ही क्रिकेट पढ़ के गए, बोले साहब एक आध क्वेश्चन आया, वो भी नहीं आया। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका आधार क्या, केवल एक वर्ष के आधार पर आप रणनीति मत बनाइए। कम से कम 5 साल के, कम से कम 10 साल के पेपर आप देख लीजिए, 5 से 10 साल के, और उसके आधार पर आप रणनीति बनाइए। सिलेबस चेंज हुआ है बोले साहब जी 2024 से नया पैटर्न आ गया है, कुछ विशिष्ट चेंज नहीं हुआ है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, आप इस बात को समझ लें। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मैं तो यही कहूंगा आपसे। ठीक है, तो लगभग ले दे करके बात तो वही है जो पहले सिलेबस था, उसी टाइप से आ रहा है। 12-13 ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में स्थिति आती है कि 12 से 15 क्वेश्चन और भी होंगे ऐसे, मोटे तौर पर 15 क्वेश्चन जाएंगे जो कि गलत हुए हैं उन विद्यार्थियों जो कि सेलेक्ट नहीं हुए। यानी कि अगर इन 15 में से आप 10 भी सही कर लेते और पहले से आपका स्कोर कितना 75 है, 75 प्लस 10 85 हो जाता आराम से, आपको मेंस देने के लिए मिलता। तो ये चीज कहीं ना कहीं हो गई। ठीक है, मैंने इनके सोर्सेज वगैरह भी आपको बताए हुए थे, हालांकि सबके वेरियस सोर्सेज थे और ऐसा लगेगा कि आंसर की बनाने की दस्ती थे, पर सच बात तो ये है कि पेपर बहुत खास जगह से आता है और कोई एक ऐसी किताब नहीं है जहां से मात्र पेपर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी तक का एनालिसिस और पिछले 5-7 साल के 10 साल के आप देख लीजिएगा। अब इसके आगे क्या, अगली बार हमको ये चाहिए कि आप जब पेपर दे करके आए तो बिल्कुल इतना स्कोर रहे कि प्रीलिम्स को बार बार चेक ना करना पड़े कि ये वाला सही हुआ, वो वाला गलत हुआ, नहीं हुआ। इतना स्कोर आपका रहेगा, कोई सी भी आंसर की आएगी, कैसा भी आएगा, आपको नंबर मिलेगा और आपका प्रीलिम्स तो आराम से निकलेगा, मेंस भी आराम से निकलेगा। मेंस पर पूरा जी जान लगा सकोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। एक आध महीने भी बर्बाद नहीं करोगे कि रिजल्ट का वेट कर लें आप, सीधे आपका ये रहेगा कि हम मेंस ही है वही देना है। तो ऐसी तैयारी के लिए क्या होना चाहिए, तो पहला जो दरवाजा है जिसको ओपन करना है वो प्रारंभिक परीक्षा का, जबकि जो दूसरा दरवाजा है वो मुख्य परीक्षा का है। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक लिस्ट बता रहा हूँ, एक एक करके थोड़ी सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सर बुक्स बता दीजिए क्या कैसा पढ़ें, किन सोर्सेज से पढ़ें, कहाँ से काम आ जाएगा, ये सब बता दीजिए। देखिए कोई एक किताब ऐसी नहीं है अभी तक जो आपको इस टाइप से मिल जाएगी, हाँ जिसको आप पूरी तरह से पढ़ लो। हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ उस विषय वस्तु को लेकर के, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको 1 से 2 बुक में ऐसा कंटेंट बना करके दे दूं कि बिल्कुल इन हैंड रहे आपका पूरा का पूरा सिलेबस ओवरऑल। ठीक है, जैसे कि आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार में दी गई, जैसे कि आपने अभी एडीजी हैंडलूम वाले एग्जाम में देखी होगी। ठीक, वो सब चीजें हम करवाते हैं, लेकिन क्लास के बच्चों को करवाते क्लास में ही करवाते हैं, क्लास नोट्स ही बनवाते हैं। ठीक है, इसके पहले भी जो सिलेक्शन लेते रहे हैं, चाहे मुख्य परीक्षा का हो, चाहे फाइनल सिलेक्शन हो, चाहे प्री हो, प्री तो कोई मतलब गिनने वाली बात नहीं, सच बात तो ये है। फाइनल सिलेक्शन भी जो लेते रहे हैं, भले ही वो कहीं से कोचिंग पढ़ के आए हों, 2-4 मेंस दे दिए हों, अपने पास में आकर पढ़े उसके बाद में, और एक बार में बताया कि साहब मेंस ऐसे लिखना, उनका मेंस निकल गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया साहब जी। प्रीलिम्स को लेकर के परेशान रहे, बताया कि साहब थोड़ी सा समय लगेगा, अभी अभी आपने जो भी तैयारी की है शुरुआती स्तर पर है, उसको डेप्थ देनी पड़ेगी, मेहनत देनी पड़ेगी। तरीका बताया, क्लास में पढ़ाया, तो उसके बाद में बहुत हेल्प हुई इन लोगों की। ठीक है, कंटेंट बताया, ये वाली बुक्स पढ़िए, इससे पढ़िए, उससे पढ़िए, प्लस जो हम लिखवा रहे हैं, जो क्लास में हम बनवा रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, आप बहुत अच्छे से जान लें। जो हम दे रहे हैं उसका तो कोई मुश्किल ही संभावना है ना। बेस्ट से बेस्ट आपको देने का प्रयास हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि अगली बार प्रीलिम्स को लेकर के, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू को लेकर के,
ऐसी क्या रणनीति हो, ऐसी कौन सी बुक लिस्ट वगैरह होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल प्रिलिम्स को लेकर के। अभी प्रिलिम्स की बुक लिस्ट बताई है, मेंस भी कैसे निकलेगा वो बताएंगे, पर उसकी बुक लिस्ट नहीं बताई है। ठीक है, प्रिलिम्स की बुक लिस्ट आपको बता रहे हैं और पूरा का पूरा प्लान आपको बता दें, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, जल्दी आए देर से आए, 31 दिसंबर के पहले तक आ जाएगा, भले 31 दिसंबर को आए। फरवरी के आसपास में संभावना जा रही है कि आपका प्रीलिम्स होने वाला है। इस बात को समझिए, फरवरी मार्च के आसपास में। और उसकी आप तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, सारी बातें भूल जाइए जो भी हुआ। अब आगे एक बार में आपको देना है, 2025 निकालना ही है पूरी तरह से। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही आपको क्वालिफाई करने हैं। उसके लिए सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू होना चाहिए वह होता है प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि प्रीलिम्स में होती भीड़ बहुत ज्यादा। ठीक, जबकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है, तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। मेंस में होती है कभी भीड़ कम, क्योंकि वहाँ सेलेक्टिव बच्चे होते हैं साथ में, तो ये एक आधार बन जाता है। यही वजह है कि कई बार प्रीलिम्स इतना टफ हो जाता है कि इतना टफ मेंस नहीं लगता बच्चों को। प्री और मेंस की अप्रोच को लेकर के अपने यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, अगले बार के लिए भी और इस बार भी जिनको मेंस देना है उनके लिए भी। ठीक है, पेपर 4 से स्टार्ट हो चुका है, खासकर वो सेक्शन पहले पढ़ाएंगे जो पहले से नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। वो बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग बिना देर कर उसको ज्वाइन कर लो बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, और अगले 1 साल के लिए बिल्कुल बुक हो जाओ यहाँ पर। सीधी सीधी बात तो ये है। बार बार ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है डेली आईएएस एकेडमी क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह, उसका मतलब ये है कि जो हम बता रहे हैं, जो कंटेंट हम दे रहे हैं, जो नोट्स हम दे रहे हैं, जो हम लिखवा रहे हैं, उसकी बात हो रही है, यानी क्लास का प्रिंट प्लस क्लास नोट्स, उन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन फिर भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं सर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। यूनिट 1 के लिए ये होगी आपकी 1, 2, 3 और एक है ऑब्जेक्टिव। यानी एंशंट हिस्ट्री आपको काफी डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, परीक्षा वाणी की बुक आपको दी हुई है यहाँ पर। प्राचीन वाले के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, मॉडर्न के लिए भी सेम पब्लिकेशन दी है, मिडिवल के लिए नहीं दी है कोई बुक। मिडिवल आपका आसानी से कवर हो जाएगा ल्यूसेंट में से। मिडिवल से कितने क्वेश्चन आए इस बार, ना के बराबर। पिछले बार भी जो क्वेश्चन आए थे वो आराम से ल्यूसेंट से आप कवर कर लोगे। नया एडिशन ले लेना ल्यूसेंट का, तो ये बुक्स देख लो बहुत अच्छे से। जीएस वाले सेक्शन के लिए एमपी जीएस छोड़ करके बाकी जो जीएस का सेक्शन है उसके लिए क्या लगाइए क्वेश्चन बैंक, ल्यूसेंट का ही सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ करके आता है, आप मेरे सामने देख पा रहे हो। इससे क्या प्रिपेयर होगा आपका ये, प्लस इसके अलावा जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा कंटेंट इतनी आसानी से, एक एक सेक्शन के लिए आपको एक एक बुक हो सकता है पढ़नी पड़ जाएगी। वो वाला जो सेक्शन होगा वो हम क्लास में करवाएंगे, बैच में करवाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यूनिट नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। 3 बुकें आपको ये सामने दी हुई हैं, 2 से 3 बुकें। पहली परीक्षा धाम की, दूसरी दी है सत्यवाण की। काफी अच्छी बुक है एमपीजीएस वगैरह को लेकर के। प्लस 3 क्वेश्चन बैंक दिए हैं आपको, 1, 2, 3। ये क्या है, क्वेश्चन बैंक है, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। इनको पढ़िए, इससे ऑब्जेक्टिव लगाइए। इसमें देख लेना जो टॉपिक वाइज हो ऑब्जेक्टिव पेपर वह लीजिएगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हो वह ले लीजिएगा, क्योंकि पब्लिकेशन की, सेम पब्लिकेशन की 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव बुक आती है। इस बात को ध्यान रखना। मेरा सजेशन क्या है, टॉपिक वाइज। तो डिस्क्रिप्टिव आप इससे पढ़ेंगे एमपीजीएस, उसके पहले आपने इंडियन जीएस वाला हिस्ट्री वाला सेक्शन देख लिया। ऑब्जेक्टिव आप इससे लगाएंगे, ये मध्य प्रदेश के लिए है, वो इंडिया के संदर्भ में, से पूरा कवर हो जाएगा आपका ये। और इतना तो कवर हो जाएगा, 100% कवर हो चाहे ना हो, इतना तो कवर हो जाएगा कि अच्छा खासा आप स्कोर कर लेंगे। और जो फिर कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे पास मिल जाएगा, आप ना हो परेशान। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल भी आप ग्रंथों को ना पढ़ें, क्योंकि होता यह है कि कई ऐसे सेक्शन जोड़े गए जिनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। एक एक सेक्शन के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 10 सेक्शन ऐसे हैं, पता चला 10 किताबें आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उससे भी केवल आपकी एक ही यूनिट का सेक्शन तैयार होगा, बाकी नहीं। वो हम कर देंगे, आप मत हो परेशान, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल, ये 2 किताबें पढ़िए भारत के भूगोल के लिए, इससे बाहर नहीं आने वाला ना प्री में ना मेंस में, साफ सुथरे शब्दों में। और ऐसा ही लिखाना, मेंस में अच्छा खासा नंबर मिलेगा आपको। क्लियर बात है, ये करिए। प्लस जो क्लास में हम नोट्स देंगे आपको वो करिए। मध्य प्रदेश का भूगोल, ये 2 बुकें आपको जो पहले बताई हैं सफिशिएंट है, आप अभी इससे पढ़िए। प्लस जो हम क्लास में करवाएंगे बार बार वहाँ लिखा हुआ, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, उससे आपका आराम से कवर हो जाएगा। इनसे आपका कवर हो जाएगा 80 to 85%। बहुत ही ऑड सेक्शन जो बचेगा आपका वो करवा देंगे हम क्लास के दौरान में।
और इतना अच्छे से करवा देंगे कि वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट नंबर 5 पर आइए आप। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था इसमें से कवर हो जाएगा। भारत की संवैधानिक व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। इस बुक का कोई विकल्प नहीं है, बहुत साफ सुथरे शब्दों में, और ये बुक पढ़नी पड़ेगी। अब आप सेलेक्टिव होके पढ़ें चाहे पूरी पढ़ें, मेरा सजेशन होता पूरी की पूरी बुक पढ़नी चाहिए आपको। पहले 1 से 2 राउंड पूरा बुक आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपको सेलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े ऑड वे में क्वेश्चन आते हैं। पता चला आपने जो सिलेक्शन निकाला अपने अनुभव के आधार पे, उसी में से क्वेश्चन बस नहीं है, बाकी सब जगह से आ गया। तो हम बताएंगे क्लास के दौरान में कैसा क्या होगा। इसको पढ़िए, इसमें बैक साइड में क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको लगाइए भरपूर। पहले उनको लगा लिए, 2-3 बार लगा लीजिए, 2-3 बार ये बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। हमने जब आपको आंसर की बनाकर दी थी, इसी का सोर्स दिया था, पेज नंबर तक हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में जाकर के देख लेना। अब इसमें मुद्दा ये आता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं ये, इनको पढ़ते कैसे, कैसे क्या याद रखेंगे। वो क्लास के दौरान हम बताते हैं कि हर टॉपिक की एक अलग टेक्निक है, हर चीज का एक अलग तरीका उसको सॉल्व करने का, वो क्लास के दौरान होगा। प्लस ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपकी इसमें हो जाने वाली है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6। एमपी वाले सेक्शन के लिए बुकें देख पा रहे हैं, सेम है, कॉमन बुकें, ठीक। 2 बुकें हैं आपके सामने, एक है निर्माण की और एक दी हुई आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की, हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। इसको पढ़िए यूनिट नंबर 6 के लिए। प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएगी आपको ये। काफी अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे क्वालिटेटिव वे में कवर किया जाता है, इनको ले सकते हैं आप, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आगे आपकी मर्जी। यूनिट नंबर 7 पर आइए। ये 3 बुकें आप सामने देख रहे हैं, एक परीक्षा धाम, 2 महावीर वालों की मेगा सीरीज है शायद ये, तीसरी निर्माण की। इनमें मेरा सजेशन तीनों को लेकर है, तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए आप, ठीक है, कोई सी भी एक अच्छा रहेगा आपके लिए, बढ़िया दिया हुआ उसमें, उसको तैयार करिए। वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि सब इकट्ठी कर लेकिन तीनों ही ले ली, ऐसा नहीं करना है। जिनके पास में ज्यादा बुक्स का ढेर इकट्ठा होगा उनका कभी नहीं होता सिलेक्शन, ध्यान रखना। जिनके पास में कम से कम सोर्स होते हैं, केवल वही रिवीजन कर पाते हैं, वही एग्जाम निकालते हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि 10 किताबों से एक विषय पढ़ने की बजाय ये अच्छा होता है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, करंट अफेयर समसामयिकी वाली चीज। 2 बुकें सजेस्ट करूंगा, इंडिया वाले करंट के लिए तथ्यबाण, एमपी वाले के लिए एग्जाम पीडिया। काफी अच्छा कंटेंट बनाया है जिन्होंने भी बनाया हुआ है, अच्छा उस पर एक जगह पर आपको ला करके देने का प्रयास किया हुआ है। कमियां हो सकती हैं, परंतु हम अच्छाइयों पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर आपका डेली होना चाहिए, और एक मंथली मैगजीन आपकी बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, जिसको आप एनी हाउ पढ़ लें। सबसे पहला काम जैसे कि यही होना चाहिए कि मंथली मैगजीन इस माह की जैसे ही आई है, सीधे आप तुरंत उसको लें और उसको पढ़ दें साहब जी। 1 से 2 बार उसको रिवाइज कर लें, पढ़ लें बहुत अच्छे से। और डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मिस करने वाली कोई बात ही नहीं है। भले ही आप दैनिक भास्कर पढ़ो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, और डेली इसको पढ़िए और उसका प्रिपेयर करिए, इसका कंटेंट बनाइए। कैसे क्या बनाते हैं वो क्लास के दौरान में बताया जाता है। कोई एक तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है तरीका कि 1 मिनट में कुछ बता दें। नोट्स बनाते चलना आप अपना करंट अफेयर्स का, ऐसा मेरा सजेशन है, ठीक है। सारगर्भित रूप से बोले तो चाहे न्यूज़पेपर से हो चाहे से मंथली मैगजीन, तो भले ही शॉर्ट में लिखना, पर थोड़ी सा बनाते चलना। करंट अफेयर का एक अलग रजिस्टर आपका होना ही चाहिए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, आईटीसी वाला सेक्शन। ये 2 बुकें आपको दी गई हैं, दोनों में से कोई सी भी एक ले लीजिए, अच्छी बुकें हैं, ठीक। जितना बनना है इसमें से बन जाएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, मान लीजिए आईसीटी में से 8 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा और चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा। पहले आप वो 8 बना लीजिए, क्योंकि कट ऑफ 100 नहीं जाता है, कट ऑफ 80 जाता है, इस बात को आप समझिए। और बाकी इसके अलावा जो होगा फिर वो बताएंगे क्लास के नोट्स में। मध्य प्रदेश की जनजातीय लोक संस्कृति, काफी अच्छी बुक है। 2 है, 2 में से कोई भी एक, बार बार कह रहा हूँ, 3-3 सोर्स बता रहा हूँ एक ही यूनिट के लिए, तीनों नहीं लेना है, केवल एक लेना है आपको। ये क्या हो गए आपके बुक्स हो गई आपकी, कहाँ तक की यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 10 तक का कवर हो गया। कोई सी भी इनमें से यूनिट के अकॉर्डिंग लेते चलिए साथ ही, यानी यूनिट वाइज आपको कुछ बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी।
प्रीलिम्स को लेकर के इनमें से कई बुकें ऐसी हैं, ध्यान रखना, जो कि बार-बार कॉमन आई हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि कई बुकें ऐसी हैं जो कि आपको ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी काम आएँगी। पूरी तरह से वो बुक्स काम नहीं आएगी तो उसका पढ़ा हुआ तथ्य, फैक्ट इत्यादि वगैरह जो है, जो कि मेंस के सिलेबस में कॉमन है, वो आपको काफ़ी काम आएगा। कंठस्थ रहेगा तथ्य आपको, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पर लिख पाओगे, अच्छे से प्रस्तुत कर पाओगे। और इसके अलावा भी जो मेंस में बचेगा तो फिर वो बताएँगे, वहाँ से तैयार कर लेना उस चीज़ को। पर पहले इतना तो प्रिपेयर करिए, इस बात को आप समझिए। अब इसके बाद में कुछ और अन्य प्रमुख सोर्सेज़, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2 साल का तैयार होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, बहुत अच्छे से। इन सबको तैयार कैसे क्या करते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, एक तरीका वो होता है। तरीका नंबर 2 होता है क्लास में, जो हम करवाते हैं, कि हम बनवा कर के देते हैं। इसको बना कर के रख लो साहब जी, इसको नोट डाउन कर लो, लिखवा देते हैं। एक तरीका वो होता है, क्योंकि फिर उसको पूरा हम प्रिपेयर करके लाएँगे और मान लीजिए कि 250-300 पेज का दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे, तो पूरा ऐसा कर देंगे, जो 10% में आ जाएगा, 25 पेज में आ जाएगा साहब जी, ठीक है? तो वो बना कर के हम क्लास के दौरान में ही देते हैं। दूसरा, भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, कम से कम 2 वर्ष का आपका कंपैरेटिवली पढ़ा हुआ होना चाहिए। मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार की योजनाएँ, ये आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, भले ही आपको इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के तैयार करनी पड़े। प्लस उसमें से कुछ नोट्स बनाते जाना, ये नहीं केवल पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। एंड द लास्ट वन आपसे क्या कहा? इंडिया ईयरबुक। एक बुक आपकी ये तैयार होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ी होनी चाहिए। बोले ये तो बहुत मोटी किताब है, 1800 पेज की होगी। होगी। अगर आपको सेलेक्ट होना है प्री प्लस मेंस दोनों में, इस बुक के बिना काम नहीं बन पाएगा। आपको पूरी की पूरी बुक बहुत अच्छे से 1 से 2 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली बार बस पढ़ने में देखो मेहनत होती है, उसके बाद उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, उसके बाद रिवीजन में फिर मज़ा आने लग जाएगा। लेटेस्ट वाली यही है और अगले प्रीलिम्स तक यही रहेगी, नई तब तक नहीं आ पाएगी और आएगी भी तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 2025 वाली इंडिया ईयरबुक पढ़ो। इसलिए बेहतर ये है कि अभी से जो आपके पास में समय है, आप उसका सदुपयोग कर लीजिए साथ में। क्लियर है? प्लस क्लास में जो बता रहे हैं, क्लास के जो नोट्स हैं, जो हम क्लास का नोट्स का देते हैं, पीडीएफ वगैरह देते हैं, क्लास में जो नोट डाउन कराते हैं, वो बिल्कुल रामबाण है, सीधी-सी बात है। उसको तैयार कर लीजिए, उसमें गलती मत करिएगा, ठीक है? ये थे कुछ बुक सोर्सेज़, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं अपने स्तर पर, बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, 101% ये चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स भी क्वालीफाई होगा और मेंस भी क्वालीफाई होगा ही होगा। इनको तैयार कर लीजिए। इनको तैयार करना थोड़ी-सी टेढ़ी खीर है, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं, खरीद तो लेते हैं किताब, पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या-क्या कैसे याद रखा जाए। उसके लिए आपको क्लास में रहना पड़ेगा हमारे। क्लास में जुड़ना पड़ेगा, हमारे बैच में रहना पड़ेगा, फ्री समय देना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी, जो तौर तरीके बताएँगे, उस तरीके से करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन को लेकर के प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो या फिर ये बुक्स आपके सामने हैं, आप इसको अपने स्तर पर तैयार करिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको, प्रिपेयर हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव बुक्स भी बताई हैं, रिपोर्ट्स भी बताई हैं आपको, ऑब्जेक्टिव बुक्स भी बताई हैं, दोनों को साथ में लेकर के चलना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे लगा डालो एमपीपीएससी के, प्लस एमपीपीएससी के द्वारा पिछले 2 से 3 साल में जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, उन सभी का जीएस वाला सेक्शन का पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर वाली जो बात मैंने कही है, उसको अपडेट रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका इतना अच्छा प्रिपेयर होगा कि अगर कट ऑफ 80 जा रहा है तो आपके 85 आराम से स्कोर आ जाएगा और आप सिलेक्शन लेंगे और बेझिझक, बेहिचक आप फ्री रहने के ठीक बाद में अगले 1 से 2 दिन के पश्चात में मुख्य परीक्षा की तैयारी में तल्लीनता से लग जाएँगे, ना कि ये करते रहेंगे, कितना जाएगा कट ऑफ, उतना जाएगा, होगा, नहीं होगा, इस डायलेमा की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। तो ये आपके पास में पूरा-पूरा बुकलेट आ गया प्रीलिम्स को लेकर के। लास्ट पॉइंट इसमें बताऊँगा, मैंने कहा प्री कम मेंस को लेकर के तैयार करिए। तो अपने टाइम को कुछ ऐसा डिवाइड करना कि प्रीलिम्स का ये जो कंटेंट है, आधा टाइम आप दीजिएगा इसको पढ़ने में, खासकर तब तक जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, ठीक? बचा आधा टाइम, उसको आप ऐसे मैनेज करिए कि जो मेंस पढ़ा रहे हैं अभी, उसको पढ़िए, उसको तैयार करिए।
क्योंकि बाद में प्रीलिम्स के पश्चात में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप मेंस का पूरा-पूरा कंटेंट तैयार कर लें अच्छे से और कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ, एक बार में ही निकलेगा। जबकि आपको एक बार में ही निकालना है। उसके लिए तरीका क्या है? अभी से आप मेंस तैयार करिए, हमारे साथ में जुड़िए। खासकर वे जो ऐसे सेक्शन जो कि कॉमन नहीं है प्री और मेंस में, अभी उनको करा रहे। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 वाला सेक्शन, इसके काफ़ी बड़े हिस्से से आप फ्री हो जाएँगे। पेपर 3 का एक बहुत बड़ा सेक्शन, पेपर 2 का एक बहुत बड़ा सेक्शन, जो कि प्री में कॉमन नहीं है, वो अभी करवा रहे हैं। वो कम से कम आपका अभी पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे, तो बाद में केवल रिवीजन करना बचेगा। ठीक है? तो अगला नोटिफ़िकेशन आने के पहले-पहले आपका मेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा 70 से 80% आप प्रिपेयर कर चुके होंगे, आंसर राइटिंग की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक? फिर उसके बाद में जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है तो आप प्रीलिम्स में लग जाना, उस पर फ़ोकस हो जाना। फिर पूरा दिन अपना इसको तैयार करना, प्रिलिम्स वाले इन सेक्शनों को, बार-बार तैयार करना और फिर जैसे ही प्रीलिम्स होगा, फिर किस पर आ जाएँगे अपन वापस मेंस पर स्विच कर जाएँगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से लगाइए, अपना मैनेजमेंट कुछ ऐसा बनाइए, अपना टाइम कुछ ऐसा निकालिए कि जो आपको कंटेंट बताया गया है, विदिन अ टाइम पढ़ लें आप। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ कंटेंट है बताने के लिए, कई मोटी-मोटी ऐसी किताबें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ-जहाँ से पेपर आपको मिल जाएगा। परंतु पहले इतना जब तैयार होगा आपका, तब आप उसको प्रिपेयर कर पाओगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, बोले सर आपने पिछली बार तो वो वाली बुक बताई थी। अगर आपका ये तैयार नहीं है, आप सीधे उसको तैयार कर रहे हो, तो उसके तो 1 आध तो क्वेश्चन बना लोगे, कुछ क्वेश्चन बना लोगे। परंतु फिर जो ईज़ी क्वेश्चन है आपके, ये वाले जो जहाँ से आ रहे हैं, आप उनको गलत करोगे, ले-दे के फिर वो इसीलिए 70-75 पे खड़े हो, कट ऑफ फिर आपका 80 है। क्योंकि जो क्वेश्चन किसी से नहीं बना, आपने उसको सही बना दिया, आपको पता था उसका आंसर। परंतु जो सबसे बन गया, वो आपका गलत हो गया अगर या उनमें से कुछ गलत हो गए, तो भी तो आप बाहर ही हो जाएँगे ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो बिल्कुल ही दुर्लभ है, उनको बनाने पर बाद में फोकस करिए। पहले जो कॉमन सेक्शन है, जहाँ पे पेपर हमेशा आता है, बार-बार आता है, कभी भी उनको बनाइए। इतना कंटेंट प्रिपेयर रखिए, ऐसा मेरा सजेशन है। और फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचेगा, उसके लिए हम तो बैठे हैं, बताने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो सर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो उस चीज़ की? तो इसलिए पहले बेसिक तौर पर, चाहे बिल्कुल नए हों, चाहे आप इससे पहले से तैयारी करते रहें, आप मैच कर लेना। क्या आपने इसको पूरा का पूरा जो कॉम्बो पैक अभी मैंने आपको बताया, चाहे बुक लिस्ट का, प्रीलिम्स के पहले इतना पूरा तैयार किया, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने इतना पूरा तैयार किया हो, अच्छे से और उसका रिवीजन किया और कह दे कि नहीं हमारा नहीं हुआ प्रीलिम्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि बिल्कुल आपको रामबाण चीज़ बताई है, इतना आपने तैयार रखा है तो आपका प्रीलिम्स आराम से होगा। मेंस के लिए कुछ चीज़ें अपन और अपग्रेड करेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो वो बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बताइएगा, आपको ये कंटेंट कैसा क्या लगा? हेल्पफुल रहा या नहीं रहा? प्लस क्लास से जुड़िए क्योंकि क्लास में जो लिखवाया जाता है, जो बताया जाता है, जिस टाइप से पढ़ाया जाता है और जो नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसका विकल्प नहीं है, बहुत साफ-सुथरे शब्दों में। ठीक है? शीघ्र ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्रीलिम्स को लेकर के रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं आ पाया अपना कॉल, नहीं हो पाया प्रीलिम्स में, थोड़ी-सा दुःख होगा, स्वाभाविक सी बात है। परंतु उससे एक पॉजिटिवली उस चीज़ से कुछ सीखिए। उसको एक चैलेंजिंग वे में लीजिए कि नहीं हुआ, तो अगली बार हमारा तो ज़रूर होगा और हमको निकालना ही है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। कुछ ऐसी तैयारी करिए, तो उससे सीख लीजिए सकारात्मक वाली, नकारात्मक वाली नहीं। और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं तैयारी के दौरान में, पढ़ाई के दौरान में, रिवीजन के दौरान में, एग्ज़ामिनेशन हॉल के दौरान में कि आप कन्फ्यूज़ हो गए चीज़ों पर। क्यों हो गए? उन पर विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। उन त्रुटियों को सोचिए, उनको दूर करिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। समस्याओं पर नहीं, बल्कि समाधान पर अपने आप को फ़ोकस करिए, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्लियर है? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो भी आप में से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनका ज़रूर होगा सिलेक्शन, होना ही है। वो अच्छे अधिकारी बनेंगे और मंझे हुए अधिकारी बनेंगे और बहुत ऊँचाइयों पर निश्चित रूप से जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।